3-3 साल हो गए जिन परीक्षाओं को हुए, अभी तक उसके रिजल्ट नहीं निकले। उनकी उम्र निकल जा रही है और वह रोजगार नहीं पा पाएंगे। उनके अंदर भड़ास है, उनके अंदर कष्ट है, उनके अंदर सरकार के प्रति तमाम बातें ऐसी हैं जो उनके इन चीजों के करने से हम देख सकते हैं। आपको डाटा उपलब्ध कराते हैं। 1 मार्च 2021 तक कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा एक डाटा उपलब्ध कराया गया और उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार में 8,72,000 पद खाली हैं। जो मंजूर पदों, जैसे 40 लाख मंजूर पद हैं, उसकी अपेक्षा 8,72,000 पद खाली हैं। रेलवे में 2,37,295 पद खाली हैं, जो मंजूर पदों के अनुसार 15% है। गृह मंत्रालय में 1,28,842 पद खाली हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी में 8,227 पद खाली हैं, जो 66% अभी माना जा सकता है। प्रधानमंत्री कार्यालय में 117 पद खाली हैं, जो 26% माना जा रहा है। जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा मंत्रालय में 4,557 पद खाली हैं, जो 42% है। नीति आयोग में भी लगभग 32% पद खाली है। इतने पद खाली हैं, फिर भी सरकार के द्वारा या उन मंत्रालयों के द्वारा उन पदों को नहीं भरा गया। क्या कहीं ऐसा ही तो कारण नहीं कि वर्तमान समय में जो विद्यार्थी सड़कों पर आए, कुछ वही कारण हो रहा है। हम अपने बीच बुलाएंगे राजेश जी को और जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कारण है कि विद्यार्थी सड़कों पर हैं। राजेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रौद्ध टीवी का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया, और बहुत धन्यवाद आपका कृपा शंकर जी। आपने बहुत सही समय पे बहुत ही एक सामयिक लेकिन ज्वलंत प्रश्न को उठाया है। इसके दो पहलू हैं। एक, जो आपने आंकड़े दिए, उन आंकड़ों को अगर सरकार, जो आंकड़े पद के रूप में है कि कहां पे कितनी सीटें वैकेंट हैं या वैकेंसीज हैं, अगर उन सीटों को भर दिया जाए तो शायद तत्कालिक रूप में ये जो आक्रोश है उसको डिफ्यूज किया जा सकता है या इस आग पे पानी डाला जा सकता है। सरकार क्यों नहीं कर रही है, ये इसका एक दूसरा पहलू है। सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है, या सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करना चाहती है, इस वर्क फोर्स को जानबूझकर मिनिमाइज करना चाहती है, ताकि जब ये भविष्य में चीजें पूंजीपतियों के हाथ में दे तो पूंजीपतियों को किसी भी तरह के आक्रोश का सामना करना नहीं पड़े। आपने जो आंकड़े दिए उसमें मैं आपको एक आंकड़ा और ऐड करता हूं। दिसंबर 2021 के महीने तक भारत में एक संस्था है जो इस पे बहुत काम करती है, पॉपुलरली उसको लोग CMIE के नाम से जानते हैं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। तो जो CMI के लेटेस्ट डेटा हैं वो कहते हैं कि 5.3 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। तो जहां बेरोजगारी का आलम यह है कि 5.5 करोड़ युवा, क्योंकि हम भी जानते हैं कि ये आंकड़े 100% ऑथेंटिक नहीं हो सकते, बहुत लोग छूट जाते हैं। तो अगर इस 5.3 करोड़ को थोड़ा सा बढ़ा के सुविधा में बोलने के लिए 5.5 करोड़ कर ले, तो 5.5 करोड़ युवा अगर बेरोजगार होगा, अगर उससे फॉर्म भरने के नाम पे बार बार पैसे लिए जाएंगे, अगर समय पे एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम में होगा तो क्वेश्चन पेपर्स आउट होंगे, तो निश्चित तौर पे एक युवा जो जॉब अप्लाई करता है, जो ये सपना देखता है कि अगले 2, 4, 6 महीने में वो नौकरी करेगा, और जब उसके साथ 4, 4, 5, 5 साल तक यह खिलवाड़ चलता रहता है, तो निश्चित तौर पे यह एक आक्रोश में बदलता है। आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो बच्चे हाथ में कलम लेके चल रहे हैं वो नहीं चाहते कि हाथ में डंडे उठाएं या जलती हुई मशालों को उठा के रेल को या किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को फूंके, वो नहीं चाहते हैं। मैं इसका समर्थन नहीं करता कि आप देश की जो संपत्ति है उसको फूंकिए, उसको नष्ट कीजिए या नुकसान पहुंचाइए, लेकिन क्या ये कुछ अपराधी तत्वों का जानबूझकर किया हुआ कार्य है?
या यह एक आक्रोश की स्वाभाविक परिणति है? मैं मानता हूं कि बच्चों के अंदर, युवाओं के अंदर ये एक स्वाभाविक आक्रोश की परिणति है, जिसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है और सरकार के साथ साथ यह व्यवस्था ज्यादा जिम्मेदार है। जहां सीटें तो हैं, वैकेंसीज तो हैं, लेकिन उन वैकेंसीज को भरने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। और मुझे यह बात समझ में नहीं आती कृपाशंकर जी, कि ये कैसी सरकार है या ये कैसी व्यवस्था है जो अपने बच्चों को ही नौकरी नहीं देती है। हम और आप गार्जियन हैं, तो हमारी और जी आपकी जी क्या जी जी प्राथमिकता होती है? जी हमारी और आपकी यही प्राथमिकता होती है जी ना कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाएं और उनको नौकरी करने के लिए जो भी सुविधाएं हैं वो दें। तो सरकार भी तो बार-बार गार्जियन बनने का ढोंग करती है। तो जब ये तो ढोंग क्या करती है तो अपने बच्चों को नौकरी से वंचित क्यों करती है? ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। जी कृपाशंकर तो जी। क्या इसको हाँ तो क्या इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सरकार विफल है, मतलब कि रोजगार न देने में विफल है? आपने जो आंकड़े दिए वो, और सीएमआई का आंकड़ा जो कहता है कि 5.5 करोड़ लोगों को नौकरी की आवश्यकता है, और उसमें एक आंकड़ा मैं और जोड़ना चाहूंगा। पोस्ट कोरोना वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा कहता है कि रोजगार की दर, मतलब अगर 100 लोग नौकरी लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो ग्लोबल स्थिति यह है कि सिर्फ 55 लोगों को जॉब मिल सकता है। 45 लोगों को जॉब नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि जॉब है नहीं। और भारत के संदर्भ में वही आंकड़ा 43 का है। मतलब अगर 100 लोग तैयार हो रहे हैं तो केवल 43 लोगों को जॉब मिलेगी, 57 लोग बेरोजगार रहेंगे। लेकिन सीएमआई कहता है कि नहीं, ये भी 43% वाला भी सही नहीं है। केवल 38% जॉब निकल के आ रहे हैं। मतलब अगर 100 बच्चे तैयार हो रहे हैं तो सिर्फ 38 लोगों को जॉब मिलेगा, 62 लोग बेरोजगार घूमेंगे। तो निश्चित तौर पे यह सरकार की विफलता भी है। और उसके साथ साथ ये मैं कहूंगा कि ये कोई एक सरकार की विफलता नहीं है, ये तमाम सरकारों की विफलता है। और अगर हम तमाम सरकारों की विफलता की बात करते हैं तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह व्यवस्था पे लगता है कि क्या यह व्यवस्था सभी लोगों को शिक्षा, चिकित्सा और नौकरी या काम या रोजगार दे सकती है? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस पे। जी 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 बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया इस बात को। और एक प्रश्न और मन में उठ रहा है कि सरकारें कहती हैं कि हाँ, हम अपने लोगों के प्रति जवाबदेह हैं, और बार बार उनके द्वारा कहा जाता है कि हम यह चीजें कर रहे हैं, वह चीजें कर रहे हैं, और 100% अपने आप को बताया जाता है कि हाँ, हम स्थापित कर रहे हैं लोगों के सेवा के लिए। लेकिन जरूरतमंदों को रोजगार न दे पाना विफलता साबित हो जा रही है कि हाँ, सरकार की विफलता है इसमें, इसके पीछे। तो क्या उनके पास ऐसे संसाधन नहीं है कि वो लोगों को रोजगार दे सके, या इसके अलावा कुछ और भी कारण है कि वह नहीं देना चाह रहे हैं? क्या ऐसा भी कुछ है क्या? इस सवाल में कई सवाल छिपे हुए हैं जी और मैं कोशिश करूंगा कि एक एक करके उन सवालों की तरफ आऊं। पहला जो है कि सरकार के नियत पे भी प्रश्न आप उठा रहे हैं और व्यवस्था पे भी आप एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, तो दोनों चीजें अपनी जगह पे सही है। देखिए, ये हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं और लोकतंत्र में जनता वोट देती है और सरकारें बनती हैं। सवाल यह नहीं उठता है कि एक जनमानस ने आपको वोट दिया या नहीं दिया। जब आप जीत के आ गए तो आप इस 130 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। फिर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी के नेता नहीं होते, प्रधानमंत्री नहीं होते। केंद्र की सरकार किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष की नहीं होती, वो 130 करोड़ लोगों की लीडरशिप होती है। लेकिन आप पूरे भारतवर्ष में देखें, जब जब जहां जहां लोगों ने अपनी जायज मांगों के लिए आंदोलन किया है, यही तथाकथित चुनी हुई हमारी सरकार जनता की सरकार ने ही लाठी का काम किया है। चाहे वो जी किसानों का हो, चाहे वो आशा कार्यकर्ताओं का हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हो, या डॉक्टर्स हो, या आज के दिन में ये रेलवे बोर्ड के
कमी के कारण, इस पे भी निर्णय न लेने के कारण आज ये जो एक बिहार और उत्तर प्रदेश में अराजक व्यवस्था खड़ी हुई है, इसको सही ढंग से हैंडल नहीं कर पाने की एक विफलता का बिल्कुल वो लोग जिम्मेदार हैं। और वो जब जनता के हैं तो उनको जनता की बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, और वो विफल रहे हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण है किसान आंदोलन। जी बार बार हम नारा लगाते हैं जय जवान जय किसान, किया क्या आपने? जवानों पे भी आपने लाठियां चलवाई, किसानों पे भी आपने लाठियां चलवाई। वही किसान जब वहां बैठे हुए थे, हो सकता है तत्व हो, कुछ हो, जो राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हो, कुछ तत्व हो सकते हैं। जी एक तो गतवा क्या हुआ, या वोट टच में, या ने उनको दिया। अपने दायित्वों में कहीं ना कहीं, और भाई हमें चाहिए हमारे उपज को औने पौने भाव में बिचौलिए, आढ़तिए या पूंजीपति ना खरीद लें। जी तो यहाँ पे सरकार को किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए था। जब आप कहते हैं कृषि प्रधान देश है और क्या किसानों के का देश है, तो आप किसानों के साथ खड़े नहीं हुए। जय जवान की बात करते हैं तो आप जय जवान युवाओं के साथ भी खड़े नहीं है। तो ये सरकार की भी विफलता है। और निश्चित तौर पे मैं जो देख पा रहा हूं उसमें मैं ये देख पा रहा हूं कि यह जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो कुछ लोगों के हित की बात करता है, कुछ लोगों के हित की वकालत करता है, वो उन्हीं की वकालत कर रहा है, 135 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। जी। जी आपने किसान आंदोलन की बात उठाई और सभी लोगों ने देखा कि किसान आंदोलन मजबूती के साथ किसानों के द्वारा किया गया। लास्ट में किसानों के सामने सरकार को झुकना पड़ा। उसका कहीं ना कहीं कुछ कारण ऐसा लग रहा था कि किसान अपने जगह सही है। आप प्रौत राजेश जी, आप प्रौत के जानकार हैं और आपके प्रौत के हिसाब से, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी के हिसाब से, वो किसान आंदोलन के संबंध में जो सरकार ने नीतियां लाई और कहां तक वो सही था और कहां तक किसान सही थे, उस पर कुछ प्रकाश डालिए। कृपा शंकर जी, इसमें कोई भी व्यक्ति जी इच्छा से अपने घर की सुख सुविधाओं को छोड़कर, अपने रोजमर्रा की जिंदगी को छोड़ के रोड पर आंदोलन आके खुशी से या टाइम पास करने के लिए नहीं करता है। रोड पे लोग तभी आते हैं, आंदोलन के लिए लोग तभी आते हैं जब उनको बाध्य कर दिया जाता है। तो निश्चित तौर पे सरकार ये समझने में, गेज करने में नाकाम रही कि लोगों के अंदर कितनी नाराजगी है। और मैंने जो बात कही, मैं उसी बात पे आता हूं कि अगर किसानों को उनकी उपज का मूल्य मिलता तो उनको सड़कों पे आके सालों बैठने की आवश्यकता नहीं थी। और यहां पे मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सरकार की नीयत में कहीं ना कहीं खोट था। खोट यूं था कि जब 2020 में देश कोरोना से बिल्कुल ग्रसित था और सारी चीजें ठप थी, पूरा देश पूरी दुनिया ठप पड़ी हुई थी, तब आपने ऑर्डिनेंस के माध्यम से जून 2020 में आप ऑर्डिनेंस लेके आए। अगर आपकी नीयत साफ होती तो आप लोकसभा में, राज्यसभा में बहस करके इस बिल को पास करते। आपकी नीयत साफ नहीं थी तो उस अराजक स्थिति में जब मजदूर सड़कों पे परिवार के साथ पैदल घर को जा रहा था, उनको बस और रेल की सुविधाएं नहीं मिल रही थी, तब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शराब की जो है होम डिलीवरी करवाते हैं। लेकिन मजदूरों के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोई विकल्प नहीं था या कोई सॉल्यूशन नहीं था। और वैसे समय में सरकार ये ऑर्डिनेंस लेके आई थी। और तभी भी मैंने 28 जून को एक वक्तव्य के माध्यम से ये कहा था कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट्स के दरवाजे खोलने की बात है। और कॉरपोरेट जो है किसी भी व्यवसाय के ऊपर अपनी एक मोनोपोली चाहता है। जी अब जैसे इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की आप बात कीजिए, वो जी आपको कहता है कि आपको एक लिमिट से ज्यादा आप किसी प्रोडक्ट को रख नहीं सकते हैं। इस एक्ट के माध्यम से क्या किया,
कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि अगर 5 कॉर्पोरेट आपस में मिल जाएं और साठ-गांठ कर लें और वो कहें कि एक आदमी गेहूं का ठेका ले लेगा कि भाई तू पूरे भारतवर्ष का गेहूं तू उठा ले, चावल मैं उठा लेता हूं, दाल मैं उठा लेता हूं, सरसों का तेल कोई उठा लेता है, नाम मैं किसी का लूंगा नहीं, ठीक है ना। अब ये 5-6 लोग मिलकर फाइनल कर लिए, तो आप बताइए जब उनकी मोनोपोली हो जाएगी तो किसान से वो सस्ते रेट में भी खरीदेंगे और उपभोक्ता को महंगे रेट में बेचेंगे। तो ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, ये सिर्फ और सिर्फ शोषण करके कुछ लोगों का पेट भरता है और सरकार को चुनाव लड़ने के लिए इन्हीं पूंजीपतियों से फंड मिलता है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल्स उठा के देखिए, जो सरकार ने कहा कि हम ट्रांसपेरेंसी के लिए ला रहे हैं, चुनावी चंदे में पारदर्शिता हो, इसके लिए उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्थिति क्या है, आप आरटीआई में पूछ नहीं सकते हैं किसने चंदा दिया, आप नहीं जान सकते हैं। स्टेट बैंक को नोडल एजेंसी बना दिया, स्टेट बैंक के सर्टेन ब्रांचेस से वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए जाते हैं, बट आप पूछ नहीं सकते हैं कि वो पैसे किसने दिए। वो एक्ट कहता है बिल्कुल पीएम केयर्स फंड की तरह से। तो ये सरकार जो है, और किसी को भी, अगर आप एक पूंजीपति को अपने प्रोड्यूस का जो वो चीज बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, अगर आप उसको अधिकार दे रहे हैं कि वो अपने प्रोडक्ट का दाम तय करे और उस पे मुनाफा भी वही तय करे, तो प्रौद्ध की व्यवस्था कहती है कि कृषि को उद्योग का दर्जा देना होगा, इंडस्ट्री स्टेटस देना होगा और किसान को उसके उपज का मूल्य तय करने का अधिकार देना होगा। और प्रौद्ध यहां तक कह के नहीं छोड़ देता है, थोड़ा सा ऐड करूंगा। क्यों? क्योंकि सरकारें आज भी एमएसपी डिक्लेयर कर रही हैं। रबी और खरीफ फसलें जितनी हैं, कुछ जी 23 के करीब है शायद, 23 फसलों पे सरकार एमएसपी डिक्लेयर करती है। लेकिन कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो ये सुनिश्चित करे कि वो किसान को उसका एमएसपी मिल ही जाएगा। और आप पता जी करके देख लीजिए, आप पूर्वांचल में हैं, आप पता कीजिए कि जो वो लोग उत्पादन कर रहे हैं और उसकी वो एमएसपी है, मिल रही है क्या? आज बिहार में आप लोगों ने देखिए, किसान लोग वहां पे ये मक्का पैदा करते थे, आज मक्का पैदा करना धीरे धीरे वो छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एमएसपी से बहुत कम पे उनको बेचना पड़ता है। तो प्रभुत्व की व्यवस्था कहती है कि सिर्फ एमएसपी डिक्लेयर करने से नहीं होगा, उपज का मूल्य तय करने से नहीं होगा, वो सिस्टम बनाना होगा, वो इंश्योर करना होगा कि उनको उनका एमएसपी नहीं, बल्कि वो जो लागत मूल्य, वो जो मूल्य किसान तय कर रहा है, वो उनको मिलना चाहिए। अब यहाँ पे लोग प्रश्न खड़ा कर सकते हैं कि भाई किसान तो अनाप शनाप कुछ भी तय कर लेगा। अरे कैसे किसान अनाप शनाप तय कर लेगा? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट की एक अपनी व्यवस्था है। जब मोनोपोली होती है तब रेट्स आसमान छूते हैं। मैं और आप आज इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। यही इंटरनेट का डेटा आज से कुछ दिन पहले कितने रेट पे मिलता था और आज किस रेट पे मिल रहा है? क्यों? मोनोपोली कहीं ना कहीं कमजोर हुई। तो ये मार्केट जो है अपने आप चीजों का मूल्य एक रैशनल मूल्य तय कर देता है। ऐसा नहीं है कि एक किसान चाहेगा कि मैं 50 रुपए किलो गेहूं बेच लूं तो वो बेच पाएगा, नहीं बेच पाएगा। अगर बाकी के किसान उसको 18, 20, 22 रुपए किलो में बेच रहे हैं तो कोई आदमी 50 में नहीं बेच सकता है। तो ये मार्केट, लेकिन यहाँ प्रभुत्व की व्यवस्था कहती है कि मार्केट को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो जो उत्पादक है, किसान है, उसको बेचने के लिए एक सुव्यवस्थित और एक्सप्लॉइटेशन फ्री बाजार मिलना चाहिए उसको। जी मेरा एक सवाल था जी कि जो युवा वर्ग है उसको कैसे हम कृषि की ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि अगर सारे लोग ही अगर रोजगार ही खोजने लगे तो कृषि की तरफ लोग किस तरीके से जाएंगे, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो कैसे सही हो पाएगा? ये भी एक बहुत सामयिक प्रश्न है धर्मेंद्र जी, और ये प्रश्न भी व्यवस्था से ही जुड़ा हुआ है। एक ये जो कल्चर पैदा कर दिया गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जहां जहां हुए, लोगों को नौकरियां वहीं मिली, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वहीं बने, हेल्थ सेंटर्स वहीं बने, और कृषि को एक क्या बोलते हैं, प्रॉफिटेबल काम नहीं रहने दिया गया। तो कोई भी आदमी अगर वो उद्यम करता है, वो मेहनत करता है, तो उसकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि उसको एक वाजिब रिटर्न मिले। तो कृषि को जानबूझ के नॉन प्रॉफिटेबल बनाया गया,
ताकि धीरे धीरे यहाँ से लोग पलायन करें, और इस पलायन करने से वो किसान जो निकलेगा उससे पूंजीपतियों को और सस्ता लेबर मिलेगा। तो हमें ये जो प्रौद्योगिकी की व्यवस्था कहती है कि कृषि को भी प्रॉफिटेबल बनाना पड़ेगा, ताकि कृषि क्षेत्र से निकल के ज्यादा क्षेत्रों में लोग ना जाएं, दूसरे क्षेत्रों में ना जाएं। क्यों? क्योंकि कहीं पे भी सरप्लस हो जाएगा तो दिक्कत आएगी। एक चीज और यहाँ पे मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, ये जो जॉब की बात होती है, उस जॉब की एक लिमिटेशन है। भारत सरकार के एम्प्लॉइज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जो पीएसयूज के एम्प्लॉइज हैं, जो पारामिलिट्री फोर्सेस और आपके जितने भी डिफेंस फोर्सेस के एम्प्लॉय हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पीएसयूज में सेल, भेल, गेल, रेलवे जितने हैं, बैंक्स, ये आ गए। ये ओवरऑल जॉब्स जो हैं वो है तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास में, जो पूरे जॉब मार्केट का सिर्फ 4% है। और प्राइवेट सेक्टर में जो ऑर्गेनाइज्ड फील्ड है, जिसमें बड़ी कंपनियां हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन आप एक सोच सकते हैं कि अच्छा हाँ ये ऑर्गेनाइज्ड कंपनी है, वहां पे तकरीबन 1.25 करोड़ जॉब्स हैं। जो स्ट्रक्चर्ड है या ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो 2%। मतलब आज के दिन भी भारतवर्ष में सिर्फ 6% ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब है। 94% लोग या तो अपना काम कर रहे हैं या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो प्रौद्योगिकी की व्यवस्था कहती है इसको रैशनलाइज करने के लिए। प्रौद्योगिकी के जो बैलेंस्ड इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है वो कहता है कि एक आइडियल इकोनॉमी के अंदर में 40% लोग डायरेक्ट कृषि पे इन्वॉल्व हो, और 20-20% लोग एग्रो इंडस्ट्रीज और एग्रीको इंडस्ट्रीज। एग्रो इंडस्ट्री हो गया आपका जो प्री हार्वेस्टिंग, ट्रैक्टर, फर्टिलाइजर, बीज, कृषि से संबंधित अन्य जो भी सामग्रियां हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और वो चीजें, एग्रो इंडस्ट्री। और एग्रीको हो गया आपका जो पोस्ट प्रोडक्शन है। अब आपने गेहूं से आप पोहा बना रहे हैं, सॉरी चावल से आप पोहा बना रहे हैं, चना हुआ तो चने की दाल बना रहे हैं, चना से सत्तू बना रहे हैं, चने का बेसन बना रहे हैं, पापड़ और अचार बना रहे हैं, फ्रूट से आप जैम कर रहे हैं, तो ये पोस्ट हुआ, पोस्ट हार्वेस्टिंग एग्रीको। तो डायरेक्ट एग्रीकल्चर में 40%, 20% लोग एग्रो इंडस्ट्रीज जो प्री हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग 20% लोग, और जो नॉन एग्रो इंडस्ट्री है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सेगमेंट या सेक्टर है, क्लस्टर है, उसमें आप देखें कार इंडस्ट्री भी आ जाएगी, बाइक और स्कूटी भी आ जाएगा, आपका स्टील और सीमेंट भी आ जाएगा, ये सारी चीजें आएंगी। तो 20% लोग ऐसे इंडस्ट्रीज में होने चाहिए जो नॉन एग्रो हैं, 10% लोग ट्रेड और कॉमर्स में होने चाहिए, और 10% लोग जॉब में होने चाहिए। और अगर आप इनका एक ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये ओवरऑल कैलकुलेशन 120% हो जाता है। मतलब कि प्रौद्योगिकी की व्यवस्था को, प्रौद्योगिकी के दर्शन और सिस्टम को जो बिल्कुल व्यवहारिक और प्रैक्टिकल है, कोई यूटोपियन और काल्पनिक आइडिया नहीं है, अगर हम इसको इम्प्लीमेंट कर दें तो एक एक आदमी के लिए काम या रोजगार उपलब्ध होगा। ये प्रौद्योगिकी की व्यवस्था व्यवहारिक तौर पे इंश्योर करती है। जी, बड़े अच्छे ढंग से आपके द्वारा बताया गया कि प्रौद्योगिकी व्यवस्था अगर काम करती तो रोजगार, जो ज्वलंत मुद्दा है वर्तमान समय का, उस पर प्रौद्योगिकी के हिसाब से 100% क्या 120% तक बताया जा रहा है कि जो कैलकुलेट करके आपने बताया कि वो हम जॉब दे सकते हैं। और सरकार, वर्तमान सरकार इस पर विफल रही है। क्या प्रौद्योगिकी के हिसाब से पूंजी को मैंने कहीं पढ़ा है कि पूंजी को विकेंद्रीकृत व्यवस्था और केंद्रीकृत व्यवस्था, इस टाइप की कुछ व्यवस्था है प्रौद्योगिकी में, उसका मतलब क्या हुआ? उसका अर्थ ये हुआ कि अभी तक दुनिया दो व्यवस्थाओं से जो है रूबरू रही है, एक पूंजीवादी व्यवस्था, एक साम्यवादी व्यवस्था। दोनों व्यवस्थाओं के अंदर में जो कैपिटल है, जो पूंजी है, जो सिस्टम है, वो सेंट्रलाइज्ड है। साम्यवादी व्यवस्था के अंदर में स्टेट के पास, स्टेट मतलब साम्यवादी व्यवस्था में कम्युनिस्ट पार्टियों का वर्चस्व होता था, वन पार्टी सिस्टम होता था, दूसरे पार्टी के लिए कोई जगह नहीं होती थी। अगर आज चाइना को आप देख लें तो आज भी वही सिस्टम है, एक पार्टी है, दूसरी कोई पार्टी नहीं है, पार्टी बॉसेस सारी चीज को डिसाइड करते हैं। वो पूंजी कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, कैसे खर्च होगा, वो स्टेट डिसाइड करती है। तो वो भी एक केंद्रीकृत व्यवस्था, सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था है जो स्टेट द्वारा गवर्न होती है। दूसरी व्यवस्था जिसमें आज हम जी रहे हैं,
चाइना भी कहने के लिए कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वो भी WTO का हिस्सा है, IMF को मानता है, वर्ल्ड बैंक से जुड़ा हुआ है, उसी पूंजीवादी व्यवस्था का हिस्सा है वो भी। तो पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर में भी सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी है, क्योंकि ये पूरी दुनिया का सिस्टम आज चंद पूंजीपतियों के द्वारा गवर्न हो रहा है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देखिए इस कोरोना काल में, जब लोगों के जॉब गए, जब करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, नौकरियां नहीं थी, तब इन पूंजीपतियों की संपत्ति बेतहाशा बढ़ी और $13 ट्रिलियन, मोदी जी कहते हैं ना कि हमको भारत की जो GDP है 5 ट्रिलियन करनी है, तो 130 करोड़ देश का अभी तक 5 ट्रिलियन नहीं हुआ है, लेकिन इन गिने चुने पूंजीपतियों की पूंजी 13 ट्रिलियन बढ़ गई। भारत के भी आंकड़े आपने देखे होंगे, अभी ऑक्सफैम का डेटा आया है इनइक्वालिटी का, 102 अरबपतियों से हम 142 अरबपति हो गए। तो ये जो है यही है सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी, जो कुछ हाथों में जाके सीमित होता चला जा रहा है। और ये सीमित होने के कारण, पैसों का अर्थव्यवस्था में नहीं होने के कारण, ना तो काम धंधे बढ़ रहे हैं, और काम धंधे नहीं बढ़ेंगे तो रोजगार का सृजन नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होंगे। और जब आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करेंगे तो वो वैकेंसीज भी जो उपलब्ध है, जिसके आंकड़े आपने बिल्कुल शुरू में दिए, सरकार को बाध्य होके उस पे कुंडली मार के बैठना पड़ेगा। आप तो कुंडली मार के बैठ जाएंगे, लेकिन जिन हाथों को रोजगार मिलेगा, पेटों को खाना या भोजन नहीं मिलेगा, निश्चित तौर पे उनके आक्रोश को आपको पड़ेगा। वो आज रोड पे रुकने के बाद इसके लिए जिम्मेदार और कोई नहीं होगा, सरकार। ये सरकार जिन पूंजीपतियों के इशारे पे जो व्यवस्था चला रही है, वो व्यवस्था जिम्मेदार होगी। तमाम बौद्धिक वर्ग जो है, जो एजुकेटेड वर्ग है, सोचता है, इन सब बातों पर सोचता है, और तमाम जो यहाँ पे सॉरी, थोड़ा सा, हाँ बोलिए बोलिए। थोड़ा सा कृपा, हाँ बोलिए बोलिए। गया की करता है, ये सीमित हाथों में नहीं होगी, बल्कि इस आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है नेटवर्क की दिक्कत पड़ रही है। नहीं, वो जूम 40 मिनट के बाद देने है ना। नहीं, ये अनलिमिटेड है। आपके द्वारा अपनी बात बताई गई, तो फिर कैसे, एनीवे हेलो, आवाज मेरी नहीं आ आवाज रही। मेरी आवाज सुनाई दे रही है राजेश दादा? आपकी आवाज सुनाई दे रही, उनकी आवाज नहीं। बहुत इसमें जो है आपकी नेटवर्क इशू है, की बात, इनका नेटवर्क इशू। राजेश सर, आपकी आवाज दर्शकों तक मुझे लग रहा है कि ठीक ढंग से पहुंच नहीं पा रही है। हम आपसे पुनः जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम चर्चा करते हैं वर्तमान मुद्दों पर। वर्तमान समय में विद्यार्थी, युवा जो भी है, वो रोजगार की तलाश में सड़कों तक उतर आया है। किसान जो है सड़कों तक आंदोलन करने लगा। जो अध्यापक हैं वो भी किन्हीं न किन्हीं मांगों को लेकर के आज सड़कों से लेकर के अन्य जगहों तक अपनी बातों को लेकर के पहुंच रहे हैं। इसके अलावा सरकार पर तमाम तरीके की आरोप प्रत्यारोप भी विपक्ष के द्वारा लगाया जाता रहा। कहां तक उन्होंने सही किया, कहां तक वर्तमान सरकार सही कर रही है, तमाम बातें हैं जो हमें या तो समझ आती हैं तो हम बोल नहीं पाते, या तो हम समझने की कोशिश नहीं करते।
कुछ समय के बीच में जब राजनीति किसी क्षेत्र में, जब राजनीति का समय आ जाता है, चुनाव का समय आ जाता है, तो तमाम एजेंसियों के द्वारा, तमाम लोगों के द्वारा अपनी बात उठाई जाती है, अपनी बातें उठाई जाती हैं जी। और पूरी कोशिश की जाती है कि इस समय आवाजें उठा करके हम अपनी मांगों को सरकार के सामने रखें और सरकार उसको पूरा करे। लेकिन होता क्या है, फिर वही ढाक के तीन पात। सरकारें कुछ बातों पर बोल देती हैं कि हाँ आपके लिए हम ऐसा करेंगे, और उस पर वो सही ढंग से अपने आप को उतार नहीं पाते। आखिरकार फिर लोग परेशान होते दिखते हैं। राजेश दादा लाइन पर आ गए हैं क्या? हाँ हाँ, मैं अवेलेबल हूँ दादा, दरअसल बीच में आपकी आवाज कट गई थी। हमारे दर्शक जो हैं वो आपकी आवाजें नेटवर्क इशू के कारण सुन नहीं पा रहे थे उन बातों को। तो हम बात कर रहे थे कि वर्तमान समय में सरकारें जब चुनाव के समय, जब चुनाव आता है किन्हीं प्रदेशों में, या देश लेवल पर या प्रदेश लेवल पर, तो तमाम धरना प्रदर्शन इस तरीके की गतिविधियां बढ़ जाती हैं और सरकारें भी कुछ चीजें कह करके अपने आप बैकफुट हो जाती हैं। अब मांगे नहीं पूरी होने से फिर लोग विवश हो जाते हैं उस तरीके की बात करने के लिए, और उसके साथ साथ सरकार पर आरोप भी लगाए जाते हैं कि हाँ सरकार जातिगत की तरफ बढ़ रही है या धर्म से संबंधित बढ़ रही है। कुछ ऐसे वर्ग भी होते हैं जिनको पीसने का काम भी कर दिया जाता है। तमाम तरीके का आरोप प्रत्यारोप विपक्ष और इसकी तरफ लगाए जाते हैं, लेकिन देखने को मिलता है विपक्ष भी उसी ढर्रे पर है। अब वर्तमान जो सरकार जो रहती है वह भी उसी ढर्रे पर चलती है। क्या कारण है कि पूंजीवादी व्यवस्था का पोषक जिसे सरकार के ऊपर आरोप लगाया जाता है, क्या कारण है कि उनके तरफ तो काम करती है वो, उनके प्रति तमाम आंकड़े ऐसे हैं जो दिखाते हैं कि पूंजीवादी लोगों के लिए, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके लिए सरकार काम करती है, उनके लिए तमाम लोन्स जो हैं उनके माफ कर देती है, लेकिन आम लोगों के, जो आम जन है, उनको जो आवश्यकताएं हैं सरकार नहीं पूरी करती है। क्या इसके पीछे भी सरकार का कुछ मंशा है क्या, कि तमाम आरोप, उसमें से एक दो मैं टिप्पणी करना चाहूंगा कि जो आरोप लगते रहे कि सरकार चाहती है कि लोग गरीब रहें, गरीब रहेंगे तो जब चुनाव आएगा तो उनके हितकारी वो सिद्ध होंगे। इस पर कुछ कमेंट चाहेंगे आपके? देखिए, ये बिल्कुल सत्य है, पक्ष हो या विपक्ष, नीयत किसी की साफ नहीं है, जो सत्ता में आज बैठे हैं या जो विपक्ष में है। और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं। आज कांग्रेस के मैनिफेस्टो को उठा के देखिए जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए जारी किए हैं। क्या अगर आप इतने ही ईमानदार हैं तो आप उन्हीं चीजों को राजस्थान और छत्तीसगढ़ जहां आपकी सरकारें हैं, आप क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं? आपने कहा उत्तर प्रदेश में आप 40% महिलाओं को टिकट देंगे, तो आप उत्तराखंड और पंजाब में क्यों नहीं दे रहे हो? आपने कहा कि इन लोगों को 25,000 रुपए देंगे, उनको ये देंगे, वो देंगे, ये सारी चीजें देंगे। तो जहां पे आपकी सरकारें हैं वहां आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप दे के साबित कीजिए ना कि आपकी नीयत साफ है। मतलब आपकी नीयत साफ नहीं है, आपके पीछे भी वही तत्व हैं जो आज सरकार में बैठे हैं, जो आज सरकार को नियंत्रित कर रहे हैं, वही लोग उनको भी नियंत्रित कर रहे हैं। और ये आरोप प्रत्यारोप लगाकर, जाति और धर्म में बांटकर पक्ष और विपक्ष दोनों अपना हित साध रही हैं, क्योंकि ये पता है उनको, दोनों को मालूम है कि हमारे पास में सॉल्यूशन इसका है नहीं। तो आम जन को दूसरी दूसरी चीजों में उलझाकर भटका कर रखो ताकि मूलभूत विषयों के ऊपर कोई चर्चा ही नहीं करे। जो होता भी है वो लिप सर्विस होती है। लिप सर्विस क्या है? अगर मान लीजिए कि अगर जो विपक्षी पार्टियां आज बच्चों के लिए ट्विटर पे ट्वीट कर रही हैं, फेसबुक पे उनके लिए समर्थन जाहिर कर रही हैं, हर पार्टियों का यूथ विंग भी है और छात्र विंग भी है। तो क्यों नहीं वो अपने छात्रों को और युवाओं को उन युवाओं के साथ धरातल पे उतार रही हैं कि नहीं, इस युद्ध को हम, इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे? नहीं, आप सिर्फ लिप सर्विस कर रहे हैं, जवानी जमा खर्च कर रहे हैं। ट्वीट कर दिया, भाई क्या हमारे नेता ने तो ट्वीट किया था, अरे ट्वीट करने से कौन सा बदलाव आता है? तो ये दोनों ही ढकोसला कर रहे हैं, क्योंकि ये उसी पूंजीपतियों द्वारा दोनों पोषित किए जा रहे हैं और इनकी सामर्थ्य नहीं है। क्यों सामर्थ्य नहीं है? क्योंकि ये दोष पूंजीवादी व्यवस्था का है। इस व्यवस्था के अंदर चीजें सेंट्रलाइज्ड होती चली जाती हैं ऑटोमेटिक।
और जब ऑटोमेटिक चीजें सेंट्रलाइज्ड होती चली जाएंगी तो निश्चित तौर पे एक बड़ा तबका सफर करेगा जो आज सफर कर रहा है। ठीक है, तो दोनों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद की किरण अगर कहीं से दिखती है तो वो इस बात में दिखती है कि व्यवस्था परिवर्तन की बात हो। और व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगा? आक्रोशित युवाओं, किसानों, मजदूरों को जोड़ा जाए। उन आक्रोशित जो युवा हैं या जो भी हैं, किसान और मजदूर भाई हैं, उनके लिए प्रौत प्रणेता मतलब प्रौत दर्शन के जनक श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने एक शब्द दिया, विक्षुब्ध शूद्र। तो ऐसे विक्षुब्ध शक्तियों को एकत्रित करके हम इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को शुरू करें। और व्यवस्था परिवर्तन में ही सबका हित निहित है, सबके सुख निहित है, सबकी समृद्धि निहित है। इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं। जी। बीच में आप अपनी बात कह रहे थे और हमसे आपसे संपर्क टूट गया था, तो उस बीच में उससे पहले आपने एक शब्द कहा था, बात बोली थी आपने कि कृषि को औद्योगिक दर्जा दिया जाना। तो क्या चीज है कि मतलब औद्योगिक दर्जा दे दिया जाता है अगर, तो कृषि को किस किस तरीके से फायदा होगा और लोगों को क्या क्या, जो बेरोजगार के क्षेत्र में जो लोग हैं उनको किस तरीके का फायदा होगा? चाहूंगा छोटे शब्दों में आप उसको रखें। देखिए, इंडस्ट्री स्टेटस का मतलब क्या होता है ये समझने की बात है। वो जी ये है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर में सारी चीजें तो इकोनॉमी बेस्ड ही तो है ना। जी आप कुछ भी करते हैं वो इकोनॉमी का ही हिस्सा है। एक आदमी जो साइकिल का पंचर भी लगा रहा है तो वो भी इकोनॉमी का हिस्सा है। दीज आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो पैसे को जनरेट करता है या जिसके कारण पैसों का मूवमेंट होता है। तो एक आदमी जो मोबाइल बना रहा है, टीवी बना रहा है, कार बना रहा है, उसको आपने यहां तक कि जो जीवन रक्षक दवाएं बना रहे हैं, कहने के लिए आप उस पर ड्रग कंट्रोल एक्ट है, बट उन दवाइयों के मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट और एमआरपी के अंदर में 300 से लेके 600% के प्रॉफिट मार्जिन इन्वॉल्व है। जी तो जीवन रक्षक दवाओं को आपने तो दे रखा है एमआरपी का, और किसान के ऊपर आप तमाम तरह की बंदिशें लगा के रखे हैं। मैं प्रभुत्व की व्यवस्था ये नहीं कहती कि आप कृषि उपज का मूल्य अनाप शनाप बढ़ाने की छूट दीजिए, मत दीजिए, वो हो भी नहीं पाएगा। लेकिन जब मार्केट की बात आती है, मार्केट शब्द जैसे आता है, इंडस्ट्री शब्द जैसे आता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि कृषि से संबंधित जो चीजें हैं, चाहे वो खाद हो या लोन मिलना हो, ये सारी चीजें सर्वसुलभ हो, किसान को लोन लेने में दिक्कत नहीं हो। वो चूंकि वो भी कृषि उपज भी आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। आप खाएंगे, कार में चले बिना आप रह सकते हैं, आपके घर में एसी नहीं हो तो आपका काम चल सकता है, आप जीवित रह सकते हैं। बट अगर अनाज नहीं मिलेगा तो आप जीवित नहीं रह सकते। और अनाज का मतलब सिर्फ गेहूं चावल नहीं होता है। गेहूं चावल, फल, दूध अगर सब आप रोक दीजिए तो आपके पास हजारों करोड़ रुपए है तो भी आप जीवित रह लेंगे क्या? कितने दिन आप पानी पी के जीवित रह पाएंगे? तो किसानों को इजी लोन मिलने चाहिए, उनको लोन लेने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसे मैकेनिज्म होने चाहिए कि वो इजीली लोन लेके खाद से लेके बीज तक वो उनको सर्वसुलभ हो, ले और खेती करें। और उस खेती में जैसे बार बार बात होती है ना कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू कीजिए। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट कृषि के क्षेत्र में क्या है कि भाई उपज का सारा मूल्य प्लस 50% प्रॉफिट, वो कहते हैं, या हो सकता है शायद इसमें करेक्शन की गुंजाइश हो। तो लेकिन अगर आप प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं बनाएंगे तो निश्चित तौर पे लोग उस काम को करना नहीं चाहेंगे। तो इंडस्ट्री का मतलब ये है कि उनको मूल्य निर्धारण का अधिकार दीजिए, उनको अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो सुविधाएं आप दे रहे हैं बाकी जगह को, आप अगर इंडस्ट्री को सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो किसान को भी दीजिए, क्यों नहीं देंगे आप? अगर आप टैक्स एग्जेम्पशंस 5-5 लाख करोड़ रुपए के टैक्स एग्जेम्पशंस और आप इंसेंटिव्स पूंजीपतियों को दे रहे हैं, तो ये 36,000 40,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने में आपको क्यों पसीने छूटने लगते हैं? आज भी डिमांड ये है, बजट आने वाला है, आज हम लोग 30 जनवरी 2022 को बात कर रहे हैं, परसों निर्मला सीतारमण जी वित्त अपना जो बजट प्रस्तुत करेंगी, सारा प्रेशर इस बात पे कि आप कॉर्पोरेट टैक्स को कम कीजिए। अरे अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला का पेट तो ऑलरेडी भरा हुआ है, उसको कॉर्पोरेट टैक्स कम करके और क्यों उसको पैसे देने?
जी जी उल्टा उनके ऊपर टैक्स लगा के उस टैक्स से जो पैसे निकलते हैं, आप यहाँ पे चिकित्सा की सुविधा देखिए, चिकित्सा सुविधाओं की क्या स्थिति है। इस देश में 20 लाख के करीब में शराब की दुकानें हैं, चाहे वो देसी हो, विदेशी हो, ठर्रा वाली हो, बियर वाली हो। और जी टोटल जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वो हैं 2,65,000 70,000 के करीब में। मतलब इस देश में 20 लाख शराब की दुकानें रहेंगी, लेकिन हमारे हेल्थ सर्विसेज से जो जुड़ा हुआ है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उनकी संख्या 2,60,000। और आप जब इस देश के आंकड़ों को कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन 7 लाख के करीब गांव हैं। मतलब 25 गांव पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर और एक गांव में 3 दारू की दुकान। मतलब कौन सी व्यवस्था है ये? संविधान जो कहता है वेलफेयर सोसाइटी, वी आर अ वेलफेयर सोसाइटी। कौन सा वेलफेयर? दारू पिला के मार रहे हो तुम बिहार से लेके रायबरेली तक में, यही वेलफेयर सोसाइटी है? बात बात में नारा लगाते हो बाबा साहब का संविधान, तो ना बाबा साहब की इज्जत कर रहे हो, ना बाबा साहब के संविधान की इज्जत कर रहे हो। गरीब गुरबों की भाषण देंगे तो शुरुआत वहीं से होगा, दलित अकलियत गरीब गुरबे। कहां है आपके उसमें दलित अकलियत? अगर आपकी नीयत साफ होती तो आप सबके लिए पढ़ाने की व्यवस्था करते, सबके लिए चिकित्सा की व्यवस्था करते और सबके लिए काम या रोजगार की व्यवस्था करते। और प्रभु इस चीज को इंश्योर करता है। यहां जब बात चली है तो मैं जोड़ना चाहूंगा कि प्रभु की व्यवस्था में श्री प्रभात रंजन सरकार जी पहले, उसमें जो पहला आर्थिक सूत्र है वो सूत्र नंबर 9 है। 16 सूत्रों में प्रभुत्व का जो पूरा संदेश या दर्शन है, 9वां सूत्र जो है वो पहला आर्थिक दर्शन है, जिसमें वो कहते हैं युगस्य सर्वनिम्न प्रयोजनम सर्वेषाम विधेयम। उस युग की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ेगी। और आज के दिन में अन्न वस्त्र चिकित्सा शिक्षा और आवास, ये 5 मूलभूत आवश्यकताएं हैं और प्रभु इनके गारंटी की बात करता है। और आप उठा के देख लीजिए, ये देश जिस व्यवस्था में चल रहा है, जो लोग इस व्यवस्था को चला रहे हैं, 130-135 करोड़ लोगों को ना रोजगार दे सकते हैं, ना शिक्षा दे सकते हैं, ना चिकित्सा दे सकते हैं। तो आज की मैं अपनी बात को, अगर आपके कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस ना हो तो इस नोट पे खत्म करूंगा कि इस व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है। पूंजीपतियों द्वारा पोषित सरकार को बदलने की आवश्यकता है। नीति और नीयत दोनों बदलने की आवश्यकता है। अन्यथा हम ऐसे ही पक्ष और विपक्ष के नूरा कुश्ती का हिस्सा बने रहेंगे। कभी हम राष्ट्रीयता का ढोल पीटेंगे कि अच्छा हमने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, तो हम इसका गुणगान करेंगे। कभी हम मंदिर मस्जिद की बात करके भटकेंगे। कभी हम जातिगत, ये अगड़ा है वो पिछड़ा है, उनको देना है उनको नहीं देना है, ये लड़ा के अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे। और यहाँ पे वो युवा जो आंदोलनरत है, जो आज जो युवा सड़कों पे उतरे, क्या वो जाति के आधार पे बटे हुए थे? नहीं, उसमें सारी जातियों के लड़कों ने एक साथ मिलकर आंदोलन किया। तो मैं उन सारे युवाओं से का आह्वान करता हूं आपके इस प्रश्न के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, कि अगर हम अपनी नौकरी के लिए या ये जो रेलवे ने जो किया है उसके लिए अगर हम कंधे से कंधा मिला के लड़ सकते हैं, तो जाट आरक्षण, गुर्जर आरक्षण, यादव आरक्षण, ये सारी आरक्षणों की अलग अलग लड़ाई से लड़ने से बेहतर है कि हम लोग सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए। क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या मुस्लिम, क्या दलित, सारे भाई एक जगह आके लड़ाई लड़े। हम सब लोग को नौकरी देनी होगी। और अपनी बात को फिर एक आंकड़े से खत्म करता हूं जो कि कल ही आया है। वो आंकड़ा ये कहता है कि इस देश में बेरोजगारी जो है चरम पे है, जिसमें सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई है तो वो बिहार और उत्तर प्रदेश के युवा हैं, जहां पे कि तकरीबन 24% बेरोजगारी की दर है। 24%, मतलब 1/4 युवा जो है पढ़ा लिखा, डिप्लोमा और स्नातक वाला, वो बेरोजगार है। तो मैं सारे युवाओं का इस वीडियो के माध्यम से आह्वान कर रहा हूं कि आप एक प्लेटफॉर्म पे आइए, एक साथ कंधे से कंधा मिला के आरक्षण की लड़ाई की जगह आप नौकरी की लड़ाई लड़िए कि हम सब लोग को नौकरी मिलनी चाहिए। अब तुम आरक्षण के माध्यम से देते हो, बिना आरक्षण के माध्यम से देते हो, या जैसे देते हो, ये तुम्हारी हेडेक है। हमने तुमको चुना है, हम पढ़े लिखे हैं और ये हमारा अधिकार है। राइट टू लाइफ, राइट टू एग्जिस्ट, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है और आपको देना पड़ेगा।
कैसे देंगे? दे हैव टू डिवाइस। और अगर वो नहीं दे सकते हैं तो मैं तो कहता हूं कि प्रौद्ध व्यवस्था को अपना लो, तुम दे पाओगे। तुमको तुम्हारी इच्छा राज करने की है ना, प्रौद्ध व्यवस्था को अपना के करो राज, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे दर्शकों के साथ आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बड़े छोटे ही और तमाम तार्किक शब्दों में तमाम वर्तमान समय की ज्वलंत मुद्दे हैं जो उस पर भी आपने प्रकाश डाला, उसका सॉल्यूशन क्या है उस पर भी आपने प्रकाश डाला, और यह बातें भी सामने निकाल करके लाई आपने कि हाँ, जो वर्तमान सरकार की व्यवस्थाएं हैं, वो जो वर्तमान समय में जो समस्याएं उपजी हैं, उनका निराकरण या तो नहीं कर सकती हैं या तो करना नहीं चाहती हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ धर्मेंद्र जी।